Every C variable has a feature called storage class. हर variable के साथ एक feature होता है storage class. Define two aspect of the variable, its lifetime and its visibility और scope. Storage class जो है वो किसी भी variable का lifetime और उसका scope define करती है कि कहाँ तक visible है variable. The lifetime of variable is the length of time it retains a particular value. The visibility of the variable define which part of the program will be able to recognize it or the variable. A variable may be visible in a block, a function, a file or a group of file or entire program. आपका एक variable कहाँ तक एक्सेस होना है, ठीक है। एक तो आप ग्लोबल बना देते हैं, वो ऑटोमेटिक ही होता है, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिक ही है, लेकिन वो क्योंकि बाहर होता है तो वो कहीं भी एक्सेस हो सकता है। इसी तरह विजिबिलिटी होती है हमारे कंपाइलर के ऊपर कि भाई ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेस होगा या रजिस्टर्स है या स्टैटिक है, तो इसकी डिफरेंट किस्म की स्टोरेज क्लासेस हैं। तो ऑटोमेटिक तो हमें पता है कि हर वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो ऑटोमेटिक होता है। इसका मतलब है उसका एक्सेस जो है उसके स्कोप में होता है। अगर वो किसी फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन तक एक्सेस होगा, अगर फंक्शन के बाहर है तो किसी भी फंक्शन में वो एक्सेस हो सकता है। ये तो सिंपल हो गया। For the C compiler point of view, from the C compiler point of view, a variable name identifies some physical location within the computer. जब भी आप वेरिएबल को किसी को कॉल करते हैं तो होता क्या है कि वो किसी फिजिकल लोकेशन हार्ड डिस्क के ऊपर ही डेफिनेटली आपका वेरिएबल पड़ा होता है और वहां से वो एक्सेस कर देता है। वेयर द स्ट्रिंग ऑफ बिट्स रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल वैल्यू इज स्टोर्ड, वहां पर जो डेटा है वो एज अ स्ट्रिंग ही पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और उसकी टाइप बताती है कि उसको कैसे रीड करना है। देयर आर बेसिकली टू काइंड ऑफ लोकेशन इन अ कंप्यूटर वेयर सच अ वैल्यू मे बी केप्ट, द मेमोरी और द सीपीयू रजिस्टर। दो जगहें हैं जहां पर हम वेरिएबल को रख सकते हैं। एक तो मेमोरी जो अब आज तक हम करते आए हैं, एक और जगह है जिसको हम सीपीयू के रजिस्टर्स कहते हैं। अगर आपने सीपीयू के बारे में पढ़ा है, सीपीयू की तीन हमारे पास जो है वो पार्ट होते हैं। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के पार्ट होते हैं और उनके फंक्शन होते हैं। तो सीपीयू के जो पार्ट्स हैं उनकी इमेज हम देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर पार्ट ऑफ सीपीयू जो है उसमें ये चीजें होती हैं। ये तस्वीर है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब सीपीयू जो है, ये पूरा जो येलो वाला बॉक्स है सीपीयू है। अब सीपीयू के अंदर एक होता है कंट्रोल यूनिट, जिसका काम होता है सारे इनपुट लेना, सारे आउटपुट लेना, ठीक है, आउटपुट जनरेट करना और उन इनपुट्स पर काम करवाना प्रोसेसर से या फिर मेमोरी से। सारा काम कंट्रोल यूनिट का है। फिर कंट्रोल यूनिट डेटा को मेमोरी में रख सकता है, डेटा को प्रोसेसर में रजिस्टर में भेज सकता है, या फिर वो कंप्यूटेशनल लॉजिक्स पे काम कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो तीन पार्ट होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है एएलयू जिसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, और एक होता है एमयू जिसको मेमोरी कहते हैं, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी की तो बात हमें पता है कि सारे वेरिएबल मेमोरी में जाते हैं, लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे भी हैं जो प्रोसेसर के सीपीयू के रजिस्टर्स में जा सकते हैं। रजिस्टर भी अ काइंड ऑफ मेमोरी, बट ये बड़ी लिमिटेड होती है, ये सीपीयू के हिसाब से वेरी करती है, ठीक है। हर सीपीयू में अपने हिसाब से रजिस्टर्स होते हैं, उसकी जगह होती है। सीपीयू के वर्जन होते हैं, जैसे ये सीपीयू है हमारा, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई वर्जन है, कोर i7 है, ठीक है। इनके भी वर्जन है मजीद, ये तो इसका एक कोर i7 तो अभी एक मॉडल है, ठीक है, लेकिन इसके भी वर्जन होते हैं कि APPX 7000 समथिंग और फलाना, और इस तरह से फिर जनरेशंस हैं। तो हर कंप्यूटर की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बात कर रहा है कि डेटा को, वेरिएबल को आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं, एक्सटर्नल बना सकते हैं, स्टैटिक या रजिस्टर। कीवर्ड इन बोल्ड indicate that the usage as a storage specifier। उसका जो कीवर्ड होता है वो स्पेसिफायर होता है, ठीक है। The storage specifier leads to the rest of the वेरिएबल डिक्लेरेशन। इट्स जनरल सिंटैक्स इज स्टोरेज स्पेसिफायर, उसके बाद टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम। ऑटोमेटिक वेरिएबल, दीज आर नथिंग बट द लोकल वेरिएबल। जितने भी हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। अगर आप उससे पहले ऑटो लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ जो ये इंटीजर नम है इसको हम ऑटो कर दें, तो ये फिर भी प्रोग्राम बिल्कुल सेम ही काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक मसला है, फाइल स्कोप डिक्लेरेशन नम स्पेसिफाई ऑटो, ये इसको गड़बड़ है कि ये जो ग्लोबल है, सॉरी लोकल आप जो बनाएंगे उसको आप कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये ऑटो। तो इंटीजर हमने लोकल वेरिएबल को ऑटोमेटिक कर दिया, तो ये फिर भी प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है। तो आप ऑटो लिखे या ना लिखे तो ये ऑटोमेटिक ही होता है, ठीक है। ये बात टॉपिक खत्म। एक्सटर्न, ये वो वेरिएबल है जब आपका प्रोग्राम मल्टीपल फाइल्स पर हो। आज के दौर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब फाइल साइज बहुत बड़ा हो सकता है,
कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले जो है मसला ये होता था कि फाइल साइज की लिमिट होती थी ऑपरेटिंग सिस्टम में कि इससे बड़ी फाइल नहीं बन सकती। तो बड़े प्रोग्राम जो होते थे वो डिफरेंट फाइल्स पर चले जाते थे, बड़ी बड़ी फाइलों पर चले जाते थे। अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है जो फाइल 1 और फाइल 2 दोनों पे लिखा हुआ है। प्रोग्राम एक है और उसकी 2 फाइलें हैं, एक फाइल 1 है और एक फाइल 2 है। तो फाइल में अगर फाइल 1 के अंदर आई और जे इस्तेमाल किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल, और उसी को आपने यूज करना है फाइल 2 के अंदर भी, तो आप एक्सटर्न करके फिर इंटीजर आई जे यूज करेंगे। तो ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, ठीक है। इस तरह से आप वेरिएबल डुप्लीकेट वेरिएबल नेम इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक, सी लैंग्वेज के अंदर एक्सटर्नल लगा के। अब इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होता। स्टैटिक वेरिएबल काम क्या हमारे, स्टैटिक वेरिएबल आर परमानेंट वेरिएबल विद इन देयर ओन फंक्शंस और फाइल। देखो एक मसला है प्रोग्रामिंग में कि वेरिएबल को जब भी नई वैल्यू दी जाती है तो वो रीइनिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है स्टैटिक वेरिएबल, कि अगर वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी जाए उस स्कोप में तो दोबारा इनिशिएट ना हो, वो परमानेंट हो जाए। ये कांस्टेंट नहीं है ये वेरिएबल ही, वैल्यू चेंज भी होगी लेकिन री इनिशिएट नहीं होगा, पहली वैल्यू दोबारा असाइन नहीं होगी स्टैटिक की वजह से। इसका भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा ताकि फिर समझ आए कि हमारा मकसद क्या है इसको पढ़ने का। आ जाते भाई, ये एक हमारा असाइनमेंट है स्टैटिक वेरिएबल का। तो हम इसको नए न्यू फाइल बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। मैंने stdio.h की लाइब्रेरी अपने पास ऐड की और सेव कर लिया। नाम रख दिया मैंने स्टैटिक वेरिएबल। सिर्फ स्टैटिक ना रखें क्योंकि स्टैटिक जो है कीवर्ड है तो इसलिए गड़बड़ होती है, ठीक है। हमने मेन का मेथड बनाया। अब मैंने कहा असाइनमेंट हमें सॉफ्टवेयर हाउसेज में नॉर्मली हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसके लिए बड़ा अच्छा असाइनमेंट है कि भाई आपने अपना नाम प्रिंट करना है 10 बार और आप फॉर वाइल डू वाइल कोई भी लूप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इस काम को करने के लिए क्या तरीका होगा, तो अब हमें फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम इस तरह से कॉल करेंगे void, और फंक्शन का नाम रख दिया फॉर एग्जांपल माय नेम, और ये बस फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे अपना नाम 10 बार प्रिंट करने के लिए। इसको ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं, मेन बात में लिख देते हैं। अब इसके अंदर मैं एक काम करूँ, मैंने कहा कि एक वेरिएबल इंटीजर उसकी वैल्यू है 1, सही है। मैंने कहा इफ अगर a लेस देन 10 हो, अगर a की वैल्यू 10 से कम है तो a को प्लस प्लस करते रहना, मतलब a को इंक्रीमेंट करते रहना। तो देखो ये खुद ही लूप बन गया। और कॉल किसको करना, माय नेम को, ठीक है। माय नेम दोबारा कॉल हो जाएगा। a की वैल्यू अगर लेस देन 10 है तो प्रिंट कर देना अफनान और एक बैकस्लैश n लगा देना। उसके बाद a को इंक्रीमेंट कर देना तो a2 हो जाएगा, और फिर माय नेम को दोबारा कॉल कर लेना। जब माय नेम को ये दोबारा कॉल करेगा फिर दोबारा यहाँ पहुंच जाएगा और फिर यही सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो खुद ही लूप बन गया, ये अपने आप को कॉल करने वाला मेथड। इसको जो है बेसिकली एक वर्ड है इसके लिए, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड असर्टिव मेथड कहते हैं, असर्शन। हाँ असर्शन कहते हैं इसको, ठीक है। अपने आप को कॉल करने वाला मेथड, ठीक है, असर्टिव मेथड। तो ये आपको कॉल कर रहा है फंक्शन। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पर मेन के अंदर लिखा माय नेम, अभी देखना ये क्या करेगा। अब जैसे ही माय नेम कॉल होगा ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 लेस देन 10 होता है, हाँ जी होता है, अफनान प्रिंट हो जाएगा, a प्लस प्लस हो जाएगा, a हो गया 2, फिर माय नेम कॉल हो जाएगा, ये दोबारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर a की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये चलता ही रहेगा, ये इनफिनिट सा लूप बन जाएगा। देखो इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, देखो ये चले ही जा रहा है, अफनान प्रिंट हुआ चला जा रहा है, हुआ चला जा रहा है, ठीक है। प्रोग्राम को मैंने रोक दिया ताकि हमारा प्रोसेसर पे इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये देखो इनफिनिट हो गया। इनफिनिट क्यों हो रहा है ये, कि अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता ऐसे तो भी ये इनफिनिट लूप है ना, ये अपने आप कॉल करता रहेगा, कॉल करता रहेगा। ये यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पहुंचेगा, और फिर ये अपने आप कॉल करेगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये अपने आप को कॉल करेगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर अपने आप को कॉल करेगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये इनफिनिट लूप हो गया, ठीक है। मैंने इतना सारा कोड डाला, ये इसके बाद भी इनफिनिट है। हालांकि मैंने इफ लगाया हुआ है कि अगर a लेस देन 10 हो तब तक ये काम करना, जैसे ही a की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये लूप खत्म हो जाएगा, खुद ही अपने आप को खत्म कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये फिर भी खत्म नहीं हो रहा। अब खत्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 ही है। गौर करें, प्रोग्राम रन होता है माय नेम, यहाँ आता है, एक वेरिएबल बनता है a, उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है, 1 हो गई।
अब 1 लेस देन 10 है, हाँ जी है, प्रिंट करें, अफनान प्रिंट होता है, a प्लस प्लस a की वैल्यू हो जाती है 2, a की वैल्यू 2 पर पहुंच जाती है। लेकिन 2 पर पहुंचने के बावजूद मसला क्या होता है कि माई नेम दोबारा कॉल होता है, तो ये दोबारा ऊपर जाता है और फिर दोबारा इंटीजर a इक्वल टू क्या हो जाता है 1, तो a दोबारा 1 हो गया। फिर चेक होता है 1 लेस देन 10 होता है, आज होता है, फिर प्रिंट हो जाता है a प्लस प्लस a 2 हो गया दोबारा, फिर माई नेम कॉल हुआ, दोबारा इस लाइन पे आया तो a फिर 1 हो गया। तो ये 2 1 2 1 2 होता रहता है। तो 1 की वजह से बार बार a 1 है, इसलिए लूप कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब इसका हल क्या है कि भाई हम कैसे इसको सॉल्व करें। ये जो a है इसकी वैल्यू जो है वो अपने आप को पुरानी वैल्यू को याद रखे, दोबारा असाइन ना हो। तो दोबारा असाइन ना हो, इसका आसान सा तरीका है कि आप इसको इस स्कोप में स्टैटिक कर दें। आप जैसे ही इसको स्टैटिक करेंगे, अब ये a जो है वो दोबारा असाइन नहीं होगा अपने ही स्कोप के अंदर। आप देखो प्रोग्राम चलाओ तो ये 10 टाइम के बाद खत्म हो गया। ठीक है भी। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, स्टैटिक वेरिएबल अपने स्कोप में परमानेंट कर देता है एक वेरिएबल को। जब पहली बार उसको वैल्यू असाइन हो जाती है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है, आगे वैल्यू जा सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यू, लेकिन री इनिशिएट नहीं हो सकती, दोबारा से पहली वैल्यू असाइन नहीं हो सकती उसको। ठीक है, ये स्टैटिक का फायदा है। अंडरस्टैंड।